कक्षा 8 गणित आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 को। इस प्रश्नावली में आपको जो भी प्रश्न देगा ना, इस प्रकार से आलेख बना कर देगा या फिर समझ लीजिए ग्राफ बना कर देगा। कोई भी एक निश्चित आंकड़ा रहेगा जिसको इस प्रकार से ग्राफ की मदद से दर्शा देगा और उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा और प्रश्न का आपको हल बताना रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर एक आपको ग्राफ बना दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बेसिक बातों को समझते हैं ग्राफ से संबंधित। देखिए, ग्राफ बनता किस प्रकार से, 9 की गणित में इससे संबंधित एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आप कोई भी तल रहेगा ना, उस पर आप किसी बिंदु को दर्शाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक बातों को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से जो भी इस प्रकार से क्षैतिज लाइनें खींची रहती है ना, इसे बोल देते हैं यक्ष अक्ष, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर इसे बोल देते हैं यक्ष अक्ष। यक्ष अक्ष रहेगा, क्षैतिज यक्ष अक्ष रहता है और ऊर्ध्वाधर जो रहता है उसे वाई अक्ष बोलते हैं, लिख देते हैं वाई अक्ष। और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे बोल देते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर दोनों का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं यही होता है मूल बिंदु, इसको 0 0 से दर्शाते हैं। यही इसी बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति को आप समझना सीखते हैं ना। मतलब कोई भी बिंदु रहेगा, आप यहीं से बताएंगे कि मूल बिंदु से वह कितनी दूरी धनात्मक में है या फिर ऋणात्मक में है ना। इसी से आप उसकी स्थिति को बताना स्टार्ट करेंगे। यही बिंदु होता है मूल बिंदु, ठीक है। यहीं से आप किसी बिंदु की स्थिति को बताना स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पर ना इससे दाहिने यक्ष अक्ष पर दाहिने चलेंगे ना, तो आपको धनात्मक दिशा प्राप्त होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु धनात्मक दिशा में रहेगा ना, तो हमेशा देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 1, यहाँ पर 2, 3, चलिए इतना ही दिखाते हैं। यहाँ पर धनात्मक दिशा 1 2 3, ये धनात्मक दिशा है एक्स अक्ष की। आगे भी संख्याएं रहेंगी, 4 भी हो सकता है, यहाँ पे आगे भी संख्याएं रहेंगी। और यहाँ पर बाएं साइड चलते हैं तो ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं की जो दूरी रहेगी ना, हमेशा सेम रहेगी। आप उसे एक्स अक्ष पर दिखाएं या फिर वाई अक्ष पे, तो यहाँ पर ऋण 1 रहेगा और यहाँ पे उतने ही दूरी पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। और यहाँ पर ऋण 2 हो गया, यहाँ पर ऋण 3 हो गया। चलिए ऊपर दिखाते हैं, वाई अक्ष ऊपर धनात्मक रहता है, तो यहाँ पर यह धन 1 है, यहाँ पर धन 2, यहाँ पर ये धन 3 और यहाँ पे ये धन 4 हो गया। नीचे वाई अक्ष ऋणात्मक रहता है, यहाँ पे ऋण 1, यहाँ पे ऋण 2 और यहाँ पे ऋण 3। चलिए ऋण 3 तक ही दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको किसी बिंदु की स्थिति बताते हैं। अब मान लेते हैं कोई बिंदु का आपको निर्देशांक दे देगा। मान लेते हैं, देखिए निर्देशांक हमेशा किसी बिंदु को इसी प्रकार से लिखागा। यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु, इसमें हमेशा यहाँ पे छोटे कोष्टक में लिखा रहेगा और यहाँ पे यक्स और वाई, जो पहला वैल्यू रहता है वो यक्स रहता है ना। यक्स का संख्यात्मक मान रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसे बोल देते हैं भुज। और यहाँ पे जो वाई का वैल्यू रहता है इसे बोल देते हैं कोटि। कोटि रहेगा। तो यहाँ पे जो यक्स रहता है वो दर्शाता है यक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और यहाँ पे वाई दर्शाता है, मतलब वाई जो रहता है यह वाई अक्ष पर चली गई दूरी को दर्शाता है। कोई भी आपको बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक आपको लिखा रहेगा। जैसे हम सिंपल मान लेते हैं 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर यह कोई बिंदु है। अब इस बिंदु को यदि हम लोग इस कार्तीय तल इसको बोल देगा। यहाँ पे कार्तीय तल, जिस तल पर किसी बिंदु को आप दर्शाते हैं उसे कार्तीय तल बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस बिंदु को आपको दर्शाना है, तो यहाँ पर भुज, पहले यहाँ पर मूल बिंदु से ही आप चलना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ना जो पहले यक्स अक्ष पर चली गई दूरी थी उसी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पहले धनात्मक दिशा में 2 जाएंगे, मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे 1 2, यहाँ पर आप आ गए 2, और फिर आपको बता रहा है कि वाई अक्ष ऊपर क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू धनात्मक था, इसलिए हम लोगों ने धनात्मक दिशा में चले। यदि ऋणात्मक रहता तो ऋणात्मक दिशा में चलते हैं। और यहाँ पर यह 3 है, यहाँ पे धनात्मक 3 रहेगा तो हमेशा ऊपर की दिशा में चलेंगे। वाई अक्ष ऊपर धनात्मक रहता है, नीचे ऋणात्मक रहता है। तो यहाँ पर धन 3 है तो इसके लिए ऊपर चलेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे इसके सीधे तक 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 के सीधे तक 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 के सीधे तक यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहले एक्स अक्ष पर 2 चले, फिर अब वाई अक्ष पे आपको चलना है कितना, 3 बिंदु, या फिर बोल सकते हैं 3 इकाई। 1 2 3, यहाँ पे 3 के सीधे तक आप जाएंगे तो आपको यही बिंदु प्राप्त हुआ। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2, 3। और यहाँ पे कोई भी तल रहता है ना, उसमें कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पूरा एक भाग था, एक भाग को 4 भागों में बांट दिया गया। हमेशा इनके बीच में 90 अंश का कोण रहता है। यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश का कोण रहता है। इसे बोल देते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसमें यक्स अक्ष और वाई अक्ष का दोनों का वैल्यू हमेशा धनात्मक रहता है ना। और इसे बोल देते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहता है, यक्स अक्ष का जो भी वैल्यू रहता है, देखिए यहाँ पर चिन्ह करके भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे यक्स और वाई दोनों का वैल्यू धनात्मक रहेगा। और यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर देख लेते हैं किससे घिरा हुआ है। यहाँ पे ऋणात्मक से घिरा हुआ है, फिर धनात्मक से। पहले यक्स का वैल्यू लिखते हैं, कोई बिंदु बनाते हैं तो पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ पे ऋणात्मक रहेगा, ऋण एक्स, और यहाँ पे धन वाई रहेगा क्योंकि यहाँ पे धनात्मक से घिरा हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए जो तृतीय चतुर्थांश होता है ना, इसमें यहाँ पे ऋणात्मक रहता है, एक्स का वैल्यू ऋण एक्स जो भी मान रहेगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू भी रहता है ऋणात्मक, यहाँ पे ऋण वाई। और चलिए यहाँ पे जो चतुर्थांश होता है, इसमें क्या होता है, यक्स अक्ष यहाँ पे धनात्मक रहता है,
एक्स अक्ष धनात्मक हो गया, लेकिन वाई अक्ष इसमें ऋणात्मक रहता है। ठीक है, यही था बिंदुओं से संबंधित बेसिक बातें। लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश से संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा, है ना। तो देखिए यही आपका हो जाएगा मूल बिंदु 0 0। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पर ये क्षैतिज हो गया एक्स अक्ष, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स अक्ष, और यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा 90 अंश का बीच में कोण रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु 0 0। इसी स्थान से, इसी बिंदु से आप किसी बिंदु की स्थिति को बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब भी आपको कोई बिंदु बनाएगा ना, मतलब यहाँ पर जिस भी आंकड़े को एक्स अक्ष पे दर्शाना रहेगा, तो हमेशा दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर रहेगी। यहाँ पर चलिए 1 2 इस प्रकार से फिलहाल में संख्या लिख देते हैं, फिर हम लोग जो भी प्रश्न रहेगा उस हिसाब से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, 3, यहाँ पर 4, चलिए 5 तक लिख देते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष हमेशा एक क्रमागत बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा बढ़ता जाएगा, और इनके बीच की निश्चित दूरी रहेगी। यदि हम लोग को प्रश्न में कोई राशि देगा तो उसका भी हम लोग मान लिखेंगे, है ना। यहाँ पे पैमाना जो भी रहेगा, पैमाना हम लोग लिख देंगे। चलिए वाई अक्ष पर भी दर्शा दीजिए, और यहाँ पर भी हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार से सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा आपको धनात्मक ही देगा। यहाँ पर एक्स अक्ष के भी सभी मान धनात्मक रहेंगे, और वाई अक्ष के सभी वैल्यू यहाँ पर धनात्मक रहेंगे। 1 2 3 4, चलिए 5 तक हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब इसमें आपको किसी बिंदु को बनाना रहेगा। चलिए हम 4 5, चलिए एक बिंदु को हम बना देते हैं 4 5, फिर हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे, यहाँ पर भुज होता है, ये कोटि होता है। अब इस बिंदु को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, पहले यहाँ पर भुज चलेंगे एक्स अक्ष पर, यहाँ पे मूल बिंदु से हमेशा चलना स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे एक्स अक्ष पर कितनी दूरी जाना है आपको, यहाँ पे आपको हमेशा धनात्मक वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जाना है, 4 इकाई, 1 2 3 4, 4 इकाई गए। एक्स अक्ष पे आप कहाँ जाना है, यहाँ पे 5 जाना है। ठीक है, वाई अक्ष पे, जो कि ये वाई का वैल्यू है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, ये वाई अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे आप 4 इकाई चल दिए। अब यहाँ पर वाई अक्ष पे कितना जाना है, 5 इकाई, वो भी धनात्मक। तो धनात्मक इस प्रकार से यहाँ पर आएंगे तो 1 इसके सीधे तक हो जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसी प्रकार से इसके सीधे तक आएंगे, जो कि एकदम ऊर्ध्वाधर रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे 5 के सीधे तक आएंगे, है ना। यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखाना रहेगा तो हम दिखा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यही बिंदु है, इस बिंदु का वैल्यू कितना है, 4 5। इस बिंदु तक आने के लिए आपने किस प्रकार है, पहले यहाँ पे एक्स अक्ष पे चले कितना, 4 इकाई, और फिर वाई अक्ष पे कितना चले आप, 5 इकाई। तो इस प्रकार से इस बिंदु पर आप पहुँच चुके हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 1 दे दिया गया है, निम्नालेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। यहाँ पर ए में दे दिया गया ना, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। देखिए इस प्रकार से एक रोगी के बारे में प्रति घंटे जो भी उसका तापमान था उसको यहाँ पर इस ग्राफ में नोट किया गया है। ग्राफ बोल दीजिए या फिर आलेख बोल दीजिए, तो इस आलेख में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर समय लिखा गया है, जो एक्स अक्ष पे दर्शाया गया ना, यह हो गया आपका एक्स अक्ष रहेगा, और यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर हो गया वाई अक्ष। ठीक है, यह है वाई अक्ष, और यहाँ पर समय दर्शाया गया है कि मतलब किस समय की बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए यही आपका मूल बिंदु 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया गया कि प्रातः 9 बजे। अब यहाँ पर आपको क्षैतिज तो समय लिखा गया है कि क्या समय है ना, यहाँ पर बताना होगा। एक्स अक्ष पे आपको समय दे दिया गया, और ऊर्ध्वाधर तापमान लिख दिया है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर प्रातः 9 बजे तापमान यहाँ पर था, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 34 तक दे दिया गया, 34 से स्टार्ट किया हुआ है ना। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे 0 रहेगा ना, तो 0 से यहाँ पर इसके बीच में 0 से लेकर 34 है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से खींचा हुआ है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जब 0 से स्टार्ट होगा ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर रहेगी। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 34 है ना, और इसको इस प्रकार से करके दर्शा दिया गया है। और यहाँ पर आपको समय दर्शाया है ना, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से बना देना चाहिए था। फिलहाल में चलिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोग इसी प्रकार समझ लेंगे। यहाँ पर समय दे दिया गया है, और यहाँ पर लिखा भी गया है कि यहाँ पे 9 बजे है, 10 बजे प्रातः, और फिर दोपहर 12 बजे, फिर दोपहर 1 बजे, फिर यहाँ पे दोपहर 2 बजे, और फिर साढ़े 3 बजे का दिया हुआ है। ए वाले प्रश्न में पूछा क्या था, यहाँ पे रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक्स अक्ष पे समय बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ढूंढिए कि 1 बजे है क्या, तो यहाँ पे 1 बजे दोपहर यही है। एक्स अक्ष पर आपने देख लिया समय, जो कि यहाँ पे दोपहर 1 बजे है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपको रोगी का तापमान बताना है, तो तापमान बताएंगे तो यहाँ पर यह वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस प्रकार से आप ऊपर जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे यहाँ तक हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर यह हो गया 36 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर दो इकाई में ना 1 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है, 2 इकाई बराबर 1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके मध्य में है ना, यहाँ पे 36 और 37 के मध्य में है, तो यहाँ पे 36.5 हो जाएगा। ठीक है, 36.5, फिर यहाँ पे 37, यहाँ पे लिख देते हैं 36.6 हो जाएगा, 36.6 रहेगा। तो यहाँ पर यही तापमान है दोपहर 1 बजे। देख लीजिए यहाँ पर जितनी ऊंचाई तक रहेगा उतना ही हो जाएगा तापमान। यहाँ पर बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, दोपहर 1 बजे का बिंदु आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर तापमान में इसके सीधे तक कहाँ तक है। ठीक है,
यहाँ पे इसको इस प्रकार से सीधे मिलाएंगे तो यहाँ पर यहीं पर मिल रहा है, तो जो कि यहाँ पर 37 और 36 के बीच में, तो यहाँ पर तापमान कितना था 36.5 रहेगा, यहाँ पे 36.5 रहेगा। दोपहर 1 बजे तापमान था 36.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको हम लोग साथ साथ नोट भी करते चलते हैं। यहाँ पर ए में था 36.5, यहाँ पर इसका उत्तर यही है 36.5, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस करके भी लिखना रहेगा तो लिख दीजिएगा। यहाँ पे रोगी का तापमान यहाँ पे दे दिया है 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, तो यहाँ पे देखिए 38 कहाँ पर है, यहाँ पे ये 38 है और यहाँ पे ये 39 है, तो 38.5 यहीं पर है ना, यहाँ पे 38.5 यहीं पर है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसके सीधे तक कहाँ पर ये बिंदु आपको प्राप्त हो रहा है। समय में देख लीजिए ये बिंदु किसके संगत है, तो यहाँ पर यह है दोपहर 12 बजे, ठीक है। यहाँ पे दोपहर 12 बजे जाएंगे तब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर आपको कितना प्राप्त हो रहा है 38.5 डिग्री सेल्सियस, तभी आपको ये बिंदु प्राप्त हो रहा है। और जो भी आपको बिंदु दिया रहेगा ना, बिंदु में यहाँ पर जो भी यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये ऊर्ध्वाधर दूरी क्या बताएगा, तापमान बताएगा। यहाँ पे यह बिंदु वाला है ना, तो यह बिंदु देखिए इस प्रकार से मिल रहा है कितना 38.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और यहाँ पे यह वाली दूरी लेंगे है ना, ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगा, तापमान जो दिखा रहा है वाई एच पे, ऊर्ध्वाधर ही होता है वाई एच जो कि तापमान को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर यह है 38.5 डिग्री सेल्सियस इसी बिंदु का है, ठीक है। और यहाँ पे यदि क्षैतिज लेंगे तो यह समय का हो जाएगा है ना, यह इतनी दूरी है और यहाँ पर मिलाएंगे तो यह कितना कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, दोपहर 12 बजे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले का यह उत्तर है। चलिए तो ए बी का पहले हम लोग उत्तर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में उत्तर था 36.5 डिग्री सेल्सियस जो कि था दोपहर 1 बजे तापमान, और यहाँ पे फिर बी में इस प्रश्न को पूछा था कि रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, जो कि यहाँ पर समय हमने बताया दोपहर 12 बजे। चलिए तो यहाँ पर ए में उत्तर था 36.5 डिग्री सेल्सियस, और रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था 36.5 डिग्री सेल्सियस था। आ जाते हैं हम बी पे। बी में यहाँ पे रोगी का तापमान यहाँ पे 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, वह था दोपहर 12 बजे, ठीक है। यहाँ पर यही हमें प्राप्त हुआ था, लिख देते हैं दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे रहेगा, संख्या लिख दें 12 बजे। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न पूछा हुआ है ना, इस पूरे अंतराल में योगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये दोनों समय क्या क्या थे। देखिए यहाँ पर आपको दोनों बिंदु एक ही सीध में आपको कब दिखाई दे रहे हैं, देखिए दोनों बिंदु यहाँ पर जो तापमान है, तापमान ही दर्शा रहा है, तो यहाँ पे यही दो बिंदु है जो जहाँ पर तापमान ही था, जो कि था यहाँ पे 36.5 डिग्री सेल्सियस, यही 2 बार यहाँ पे तापमान सेम था। और यहाँ पे वो समय क्या था, यहाँ पे दोपहर 1 बजे और यहाँ पे दोपहर 2 बजे। रोगी का तापमान एक समान था है ना, मतलब दोनों वैल्यू बराबर था। यहाँ पे 36.5 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पे मतलब अधिक था, यह इससे अधिक है, यहाँ पर यह अधिक है, यहाँ पे इससे कम है, यह इससे कम है, लेकिन यहाँ पे यही दो समान बिंदु हैं जिन पर जो रोगी का तापमान है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल समय को नोट कर देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। दोपहर 1 बजे कामा दोपहर 2 बजे, इसी समय रोगी का तापमान समान था। तो यहाँ पे हम लोग को केवल समय बताना था, यहाँ पर ये दो समय क्या क्या थे, यहाँ पर आपको समय बताना था, जो कि था दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। यहाँ पर यह नहीं बताना था कितना डिग्री सेल्सियस था, जो कि हमने यहाँ पर बताया भी कि 36.5 डिग्री सेल्सियस है। यही दो बिंदु था, इन दोनों बिंदुओं पर जो रोगी का तापमान था वह एक समान था। डी में पूछा हुआ है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले एक सच से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 1:30 बजे कैसे आपको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आपको प्राप्त होगा, यही है 1:30 बजे, समय यही है ना, 1 और 2 के बीच में दोपहर 1:30 बजे आपको यहीं प्राप्त होगा। अब यहाँ पर दे दिया गया है ना कि तापमान पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं तापमान क्या पर था, ये यहाँ पर आपको तापमान यहीं प्राप्त हो रहा है ना, यहीं पर आपको बिंदु प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जाने पर इतनी ऊँचाई तक प्राप्त हो रहा है, तो यह इतनी ऊँचाई क्या है, यहाँ पर यह 36.5 डिग्री सेल्सियस है ना, जो कि है यहाँ पे 36 और यहाँ पे 37 के मध्य बिंदु। और यहाँ पे तापमान की भी बात करें तो यहाँ पे 36 और 37 का जो मध्य बिंदु रहेगा वही हो जाएगा तापमान। दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे के बीच ठीक बीच में आपको मिलेगा 1:30 बजे, आप फिर ये भी समझ सकते हैं 1:30 यहीं पे प्राप्त होगा। और यहाँ पर यह आपको प्राप्त हो गया समय, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो इतनी दूरी है यही आपको प्राप्त हो जाएगा डिग्री सेल्सियस तापमान।
जो कि था यहाँ पे 36 और 37 डिग्री के सेल्सियस के बीच में, यहाँ पे 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो बस इसको आपको सिंपल लिखना है। इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे, पहले आप मूल बिंदु पर थे और यहाँ पर पहले समय प्राप्त करेंगे, एक्स अक्ष पर चलेंगे, जो कि यहाँ पर दोपहर 1 बजे और 2 बजे के बीच में आपको प्राप्त हुआ 1:30 बजे, और यहाँ पे फिर इसकी आपने ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ली, जो कि यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, यहीं पे प्राप्त हो रहा है ना, यही बिंदु आपको प्राप्त हो रहा है। और यह बिंदु आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ, और मतलब ये तापमान ही बताएगा, यहाँ पे 36 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में, जो कि है 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको तापमान ही पूछा था, यहाँ पर पूछा था ना कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, ये हमें तापमान बता देना है। और इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे इसको आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बता देते हैं, लिख देते हैं। डी वाले प्रश्न में, डी वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं, और यहाँ पर तापमान बताना था, तो हमने तापमान बताया कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। एक्स अक्ष पर यहाँ पे दोपहर 1 बजे तथा दोपहर 2 बजे के मध्य का समय, जो कि था, कोष्टक में करके लिख देते हैं, यहाँ पे 1:30 दोपहर। ठीक है, पहले हम लोगों ने यहाँ पे समय में, पर समय को हमने प्राप्त कर लिया, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं वाई अक्ष पर, फिर चले यहाँ वाई अक्ष पर, जो कि था 36 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में, है ना, यही आपको प्राप्त हुआ था 36 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वाई अक्ष पर लिख देते हैं 36 डिग्री सेल्सियस तथा 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य का तापमान इसी प्रकार से आप पहुंचे थे, और तापमान आपको यहीं प्राप्त हुआ था 36.5 डिग्री सेल्सियस। हमने बताया कि किस प्रकार से हम लोग पहुंचे थे। एक्स अक्ष पर दोपहर 1 बजे तथा दोपहर 2 बजे के मध्य का समय आपको मिला 1:30 बजे दोपहर प्राप्त हुआ। फिर आप वाई अक्ष पर चलें, वाई अक्ष पर 36 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य का तापमान आपको 36.5 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ, लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आपने तापमान ज्ञात किया था 1:30 बजे, है ना। यहाँ पर पहले आप यही मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको 1:30 बजे यहाँ पर प्राप्त हुआ था, जो कि एक्स अक्ष पर चलने से प्राप्त हुआ था दोपहर 1 बजे और 2 बजे के बीच में, है ना। यहीं पर आपको 1:30 बजे मिलेगा, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और जो यहाँ पर यही इतना ही तापमान था, यहीं पर तापमान बिंदु आपको यहीं पर प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर इतनी दूरी आपने चला था, है ना, जो कि इतनी दूरी थी 36 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको प्राप्त होगा, जो कि था 36.5 डिग्री सेल्सियस, यही वो बिंदु था। ठीक है, और किस प्रकार से हम लोगों ने इस बिंदु पर पहुंचा उसको हमने लिखकर भी आपको दिखा दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ई वाले प्रश्न पे। ई वाले प्रश्न में देगा ना, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो यहाँ पे किन अंतराल में, मतलब देख लीजिए, यहाँ पर यह समय है ना, मतलब दो बिंदुओं के बीच में दूरी देखिए, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर उठ रहा है तापमान, है ना। यहाँ पर 35.5 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर 35.5 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि यहाँ पर 35 और 36 के बीच में था, तो 35.5 था। फिर यहाँ पर पहुँचा तो 36 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब आधा डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है तापमान, यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में भी यहाँ पर है 36 डिग्री सेल्सियस, है ना, यहाँ पर देख लीजिए 36 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर है 39 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो रहा है ना, और यहाँ पर तो गिरावट हो रहा है ना, यहाँ पर गिरावट हो रहा है, यहाँ पर गिरावट हो रहा है, और यहाँ पर तो समान है, एक समान है यहाँ पे, और यहाँ पर वृद्धि हो रहा है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर इतना ये वाला लिखना है अंतराल, मतलब यहाँ पर हम लोग समय लिखेंगे दोपहर यहाँ पे 2 बजे से, और यहाँ पे 3:30 बजे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, तापमान में वृद्धि हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस अंतराल में तो तापमान समान था, यहाँ पे गिरावट हो रहा था, और यहाँ पर भी गिरावट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हुआ है। ठीक है, यह वाला जो अंतराल है हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, जो कि है आपको यह प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके बीच में और यहाँ पर आपको वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि है कि आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा था, तो इसको भी हम लोग को लिखना है। लिख देंगे प्रातः यहाँ पे 9 बजे और प्रातः 10 बजे तक यहाँ पर वृद्धि हुआ है, और कहाँ पर वृद्धि हुआ था, यहाँ पे प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में भी वृद्धि हुआ है, और एक बार वृद्धि यहाँ पर हुआ है, जो कि है दोपहर 2 बजे 3:30 बजे। इसको नोट करते हैं। यहाँ पर पहला आपको प्राप्त हुआ था वृद्धि प्रातः 9 से 10, फिर यहाँ पे 10 से 11, फिर यहाँ पे 2 से 3, ये इन तीनों समय को हम लोग को नोट करना है। इसी अंतराल को लिख देते हैं, प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे तक
एक वृद्धि यहाँ पर हुआ था, तापमान में वृद्धि हुआ था इस अंतराल में, और प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे तक भी आपको तापमान में वृद्धि प्राप्त हुआ था। लिख देते हैं, प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे तक इतना तक वृद्धि हुआ था। और फिर आपको लिखना था, एक लास्ट लिखना है यहाँ पे दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। चलिए इसको हटाते हैं, लिख देते हैं दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। ये सब वही अंतराल हैं, या फिर कह लीजिए वही समय है जिसके बीच जो रोगी है, रोगी का तापमान में वृद्धि हो रहा था। तो यहाँ पे 9 बजे से 10 बजे तक हो रहा है, फिर 10 बजे से 11 बजे तक। इस अंतराल में मतलब इस समय में रोगी के तापमान में वृद्धि हो रहा था। 9 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से 11 बजे तक वृद्धि हुआ है, और दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने सिंपल नोट कर दिया, और यहाँ पर पहला प्रश्न हल हो गया। ठीक है, ए से लेकर ई तक ही प्रश्न था, सभी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे देगा ना, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई। तो यहाँ पर आपको एक अलग आलेख के द्वारा दर्शाया गया। अब यहाँ पर लिखा गया ना, चलिए पहले आप ग्राफ को देखिए, मतलब आलेख को देखिए। यहाँ पर एक्स अक्ष पर आपको वर्ष को दर्शाया गया है, यहाँ पे समय को, और यहाँ पर ना वाई अक्ष पर बिक्री दर्शाया गया है, जो कि है यहाँ पे बिक्री करोड़ रुपए में दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर इसी प्रकार से यदि एक बार हम लोग यहाँ पे समझते हैं सभी बिंदुओं की स्थिति क्या है। यहाँ पे 2002 की बात करें ना, तो यहाँ पे वर्ष 2002 समय तो यहाँ पर है। यहाँ पर यह वाली जो दूरी है, ठीक है, एक्स अक्ष जो एक्स अक्ष दूरी है, यहाँ पर 2002 को दर्शा रही है ना, तो यहाँ पे ये 2002 हो गया। और यहाँ पे यह जो इतनी दूरी है, ठीक है, यह दर्शा रही है वाई अक्ष को, जो कि यहाँ पर इतनी दूरी हो जाएगा। यहाँ पे वाई मतलब 4 आपको प्राप्त होगा, जो कि 4 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक निर्माता कंपनी है, जो कि यहाँ पे 2002 में इसकी कितनी बिक्री हुई है, 4 करोड़ की। और इस बिंदु के हिसाब से बात करें तो यह 2003 का बता रहा है। और यहाँ पे कितनी करोड़ की बिक्री हुआ है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 के बीच में है, तो यहाँ पर आपको 7 प्राप्त होगा। 7 करोड़ की बिक्री हुई है। इसकी स्थिति की बात करें तो यहाँ पे वर्ष 2004 है, वर्ष 2004 में यहाँ पे 6 करोड़ की बिक्री हुई है। यहाँ पे वर्ष 2005 है और इसका बिक्री कितना है, 10 करोड़ का बिक्री हुआ है। और यहाँ पर वर्ष 2006 है और यहाँ पर बिक्री 8 करोड़ की हुआ है। ठीक है, अब बाकी प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। यहाँ पर दिया है ना, वर्ष 2002 में बिक्री, यही पूछा हुआ है, वर्ष 2002 में वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई थी। तो यहाँ पे वर्ष 2002 की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिंदु यहीं पर है, और यहाँ पर जो यह वाली दूरी रहेगी, यह यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, यह दर्शाएगा बिक्री। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 इकाई है ना, यहाँ पे 4 की सीधी तक रहेगा, यह 4 इकाई है, 4 करोड़ का बिक्री हुआ है। और यहाँ पर यह वाली बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्ष दर्शा रहा है ना, यहाँ पर यह वाली जो दूरी है, क्षैतिज दूरी है, ये यहाँ पे वर्ष को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यही प्राप्त होगा, ये इसी के सीधे तक है, जो कि 4 करोड़ का बिक्री हुआ है। चलिए 2006 की बात करें, 2006 यहाँ पर है ना, 2006 के लिए यहाँ पर बिंदु है, और यहाँ पर कहाँ तक है, ये 8 तक है, 8 करोड़ रुपए की बिक्री हुआ है। तो फर्स्ट प्रश्न में हुआ है 2002 में 4 करोड़ का बिक्री, और 2006 में बिक्री हुआ है 8 करोड़ का। इसको हम लोग नोट कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड को लिख देते हैं हम लोग। हल करने वाले हम लोग दूसरे प्रश्न को। दूसरे में फर्स्ट की बात करें, 2002 में कितने करोड़ का बिक्री हुआ था, तो वो था 4 करोड़ का। लिख देते हैं 4 करोड़, इतना ही बिक्री हुआ था। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको पूछा था 2006 के बारे में पूछा था। 2006 में यहाँ पे बिक्री हुआ था 8 करोड़। ये हो गया। अब आपको आगे प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में बिक्री, यहाँ पर आपको पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पर ए वाला प्रश्न था, है ना, यहाँ पर ए प्रश्न करके दिया हुआ है। ए में फर्स्ट सेकंड प्रश्न था, यहाँ पे ये ए वाला था, ए में फर्स्ट सेकंड दिया था। चलिए आ जाते हैं बी पे। बी में भी आपको फर्स्ट सेकंड करके दे दिया गया, फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड है। चलिए इसमें आपको पूछा हुआ है ना, वर्ष 2003 का पूछा हुआ है में कितना बिक्री हुआ है, 2003 और 2005 का देख लीजिए। 2003 की बात करें तो यहाँ पर यही है 2003, यह कहाँ तक है, यहाँ पे 7 करोड़ का बिक्री हुआ है वर्ष 2003 में। यहाँ पे लिख देते हैं 7 करोड़। और सेकेंड वाले प्रश्न में 2005 का पूछा, 2005 यहाँ तक है, ठीक है, यह बिंदु यहाँ पर है, और यहाँ पे 10 करोड़ का बिक्री हुआ है। लिख देते हैं 10 करोड़, जो कि वर्ष 2005 में हुआ था बिक्री। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर देते हैं कि ना, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, आपको अंतर बताना है ना।
तो वर्ष 2006 और 2008, नहीं वर्ष 2002 और वर्ष 2006 के बीच में। तो देख लेते हैं, वर्ष 2002 की बात करें तो यहाँ पे 4 करोड़ का बिक्री हुआ है, और वर्ष 2006 की बात करें तो यहाँ पर 8 करोड़ का बिक्री हुआ है। इनके अंतर की बात कर देंगे तो 8 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 करोड़, ठीक है। फिलहाल में बस हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 करोड़, इतना का वृद्धि हुआ है, लेकिन हम लोग सिंपल यहाँ पे अंतर हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 करोड़, इसमें इतना ही अंतर है, लिख देते हैं। यह सी वाला प्रश्न था जो कि आपको पूछा था, सी में यही पूछा था कि वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, जो कि था 4 करोड़। डी वाले प्रश्न पूछा हुआ है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, मतलब किस वर्ष में सबसे ज़्यादा अधिक बिक्री हुआ था, है ना, यही आपको बता देना है किस अंतराल में। चलिए तो देख लेते हैं किस अंतराल में सबसे ज़्यादा अधिक बिक्री हुआ है। तो यहाँ पे यह ग्राफ जितना कि सबसे अधिक कितना ऊपर तक गया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे अधिक यही बिंदु है, ठीक है, इसी में, जो कि वर्ष 2005 के लिए, है ना, वर्ष 2005 में सबसे अधिक बिक्री हुआ था, है ना। तो इसी अंतराल में सबसे अधिक बिक्री हुआ था, जो कि है वर्ष 2005 के लिए। इस समय को हम लोग नोट कर देते हैं, जो कि है डी वाले प्रश्न के लिए वर्ष, चलिए वर्ष करके लिख देते हैं, वर्ष 2005 में इसी में सबसे ज़्यादा अधिक बिक्री हुआ था। प्रश्न 3 दे दिए गए, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया और दे दिया गया परिणाम को निम्न आलेख में दर्शाया गया। एक प्रयोगशाला में 2 पौधों को, जिनका नामकरण कर दिया गया ए और बी, 2 पौधे हैं, उनको समान परिस्थितियों में उगाया गया है, और उनका जो भी ग्रोथ हो रहा है ना, मतलब उनकी जितनी ऊंचाइयों में वृद्धि हो रहा है, और उसको नोट करके इस प्रकार से एक आलेख बना दिया गया है। अब इस आलेख को देखकर आपको जो प्रश्न दे देंगे ना, उनका आपको उत्तर देना है। तो चलिए एक बार ग्राफ आलेख को देखकर ना हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्षैतिज में बनाया गया है सप्ताह, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिया गया है ना, इनकी ऊंचाई है सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रारंभ, यहाँ पे प्रयोगशाला में प्रारंभ में स्थिति यह थी, है ना, प्रारंभ में मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पौधों को दोनों को लगा दिया गया है। तो यहाँ पर पहले सप्ताह में ना देखिए उनमें वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे जो डार्क करके दिया गया है, डार्क करके दिया हुआ ये पौधा बी का है, और जो यहाँ पे डार्क डार्क करके दिया है यहाँ पे पौधे ए का यहाँ पे ग्रोथ दर्शाया गया है, ठीक है, उसके जो भी लंबाई में वृद्धि हो रहा है यहाँ पे डार्क डार्क करके दर्शाया गया पौधा ए के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक सप्ताह, यहाँ पर यह प्रारंभ था, एक सप्ताह यहाँ पर हो गया है ना, एक सप्ताह में देख लीजिए यहाँ पर, चलिए एक लिख देते हैं यहाँ पर ना, जो यहाँ पे डार्क करके दिया हुआ है जो पौधा बी है, पौधा बी में कितना वृद्धि हुआ, 1 सेंटीमीटर का हुआ। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 0 रहेगा, ये 0 है, यहाँ पे 2 दे दिया गया, 2 इकाई, मतलब यहाँ पे और सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वृद्धि हुआ था किस में, यहाँ पे जो डाट डाट करके दे दिया गया पौधा ए में, एक सप्ताह में 2 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ पौधा ए में, और यहाँ पे पौधा बी में एक सप्ताह के अंत में उसमें 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। चलिए, और यहाँ पे दूसरे सप्ताह के अंत में, यहाँ पर जब हम बात करें ना, देखिए यहाँ पे एक सप्ताह के बाद यहाँ पे 7 दिन हो जाते हैं ना, एक सप्ताह के बीच में 2 मतलब 7 दिन होता है, तो यहीं से एक सप्ताह से यहाँ पे 2 सप्ताह के बीच है, ठीक है, दूसरा सप्ताह का यही है अंतराल। यहाँ पे ये पहले सप्ताह का अंतराल है, यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे ये तीसरे सप्ताह का अंतराल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरे सप्ताह के अंत में क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर यहाँ पर ना दोनों का जो ग्राफ है, दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो दूसरा सप्ताह है, दूसरे सप्ताह में यहाँ पर दोनों पौधों की यहाँ पर जो लंबाई था या फिर वृद्धि कह लीजिए, यहाँ पे समान था। यहाँ पर आपको 7 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 6 दे देगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर बीच में क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पर 7-7 सेंटीमीटर का था, मतलब यहाँ पे 2 सप्ताह के अंत में दोनों में 7-7 सेंटीमीटर की वृद्धि हुआ। और यहाँ पे तीसरे सप्ताह के अंत में देख लेते हैं, यहाँ पे पौधा ए का यहाँ तक दे देगा, है ना, जो कि है यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 सप्ताह के अंत में पौधे ए में यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ, और यहाँ पे 3 सप्ताह के अंत में, और यहाँ पे पौधा बी का यहाँ पर दे गए, जो कि यहाँ पे 10 दे गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सप्ताह के अंत में पौधे बी में 10 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ है। आलेख से संबंधित सभी बातों को हमने समझ लिया। अब यहाँ पे जो भी प्रश्न दे देगा उसका हम लोग उत्तर दे देते हैं। यहाँ पे दे देगा ना, पहला में दे देगा 2 सप्ताह बाद, यहाँ पे दे देगा 2 मतलब तीसरे सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, पौधे ए की आपको ऊंचाई बताना है, और 2 सप्ताह बाद मतलब यहाँ पे दूसरे सप्ताह को अंत होने तक, है ना, 2 सप्ताह के अंत में उसकी क्या स्थिति थी, और यहाँ पे 3 सप्ताह बाद मतलब 3 सप्ताह के अंत में उसकी क्या स्थिति थी, ये आपको बताना है। यहाँ पे पौधे ए की ऊंचाई आपको बता देना है। तो पौधे ए की ऊंचाई देख लीजिए, यहाँ पे जो डाट डाट करके दिया है यही है, तो यहाँ पे डाट डाट करके देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा सप्ताह जब अंत हो रहा है तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी इतनी ही ऊंचाई है जो कि है, यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है 7 सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर में दिया था। तो यहाँ पे दूसरे सप्ताह में आपको दे दिया गया
7 सेंटीमीटर इतनी ऊंचाई है। और यहाँ पे जो तीसरे सप्ताह बाद उसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ पे डाट डाट करने वाले को आपको देखना है। पौधे का चर्चा किया हुआ है ना, तो यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 2 सप्ताह बाद है उसकी स्थिति यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, मतलब उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। और तीसरे सप्ताह बाद उसकी ऊंचाई है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पे तीसरे के फर्स्ट में, तीसरे का ए प्रश्न है, ए में भी फर्स्ट प्रश्न आपको पूछा हुआ है, जो कि यहाँ पे दे दिया गया था पौधे के लिए 2 सप्ताह बाद उसकी क्या ऊंचाई है, तो यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट में 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 3 सप्ताह बाद उसकी ऊंचाई कितनी थी, यहाँ पर ए का ये था 9 तक, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न। बी वाले प्रश्न में दे देगा ना 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 2 और 3 इसमें भी पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पौधे बी की ऊंचाई पूछा हुआ है ना। पौधे बी की ऊंचाई देख लेते हैं 2 सप्ताह बाद, तो यहाँ पर जो डार्क करके दे दिया गया है ना वही पौधे बी के लिए है। तो यहाँ पर 2 सप्ताह बाद इसका भी यहाँ तो 7 सेंटीमीटर इतना ही ऊंचाई तक वृद्धि हुआ है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर देख लीजिए, यही बिंदु है जो कि है 7 के सीधे तक, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, जो कि ये दूसरे सप्ताह में। और यहाँ पे तीसरे सप्ताह बाद उसकी क्या ऊंचाई है, ये यहाँ तक है ना, जो कि है 10 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर इतनी ऊंचाई थी। 3 सप्ताह बाद उसकी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है पौधे बी का, और यहाँ पे 1 सप्ताह बाद मतलब 2 सप्ताह बाद 7 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सी वाले प्रश्न को। सी वाले प्रश्न दे देगा ना, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो यहाँ पे तीसरा सप्ताह कहाँ पर है, यहाँ पे देख लेते हैं पौधे ए का आपको पूछा हुआ है। ठीक है, पौधे का, तो यहाँ पे तीसरा सप्ताह ही दूसरे सप्ताह बाद यहाँ पे तीसरा सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अंतराल है ये तीसरे सप्ताह का है, तो यहाँ पे पौधे ए का पूछा हुआ है ना कितना वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर पहले कितना था, यहाँ पे 2 सप्ताह के अंत में कितना था, यहाँ पर था यह 7 सेंटीमीटर। पहले यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था, दूसरे सप्ताह के अंत में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर था, और तीसरे सप्ताह के अंत में यहाँ पर था, यही है ना पौधे ए का, यह था 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना वृद्धि हो गया, यहाँ पे 9 में 7 घटा देंगे सिंपल, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इतना ही वृद्धि हुआ है ना, इतनी ही वृद्धि हुआ है। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पे इसके सीधे तक हो गया है, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे वृद्धि हुआ है। यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सप्ताह बाद उसकी ऊंचाई थी 7 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे 3 सप्ताह बाद उसकी ऊंचाई हो गया है 9 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ था। चलिए डी वाले प्रश्न में आ जाते हैं। डी वाले प्रश्न दे देगा ना, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक यहाँ पे पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे सप्ताह के अंत, मतलब दूसरा सप्ताह का अंत यही है, और तीसरे सप्ताह दिया है ना तीसरे सप्ताह के अंत तक, तो यहाँ पे दूसरे सप्ताह का अंत यही, तीसरे सप्ताह का अंत यही है। और यहाँ पे पौधे बी की ऊंचाई आपको पूछा हुआ है, तो यहाँ पे पौधा बी का यहाँ पे डार्क से दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर जब दूसरा सप्ताह का अंत हुआ ना तो उसकी ऊंचाई तो 7 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा सप्ताह का अंत हुआ तो पौधे बी का ऊंचाई यहाँ तक दे दिया गया है, जो कि है 10 सेंटीमीटर है ना। तो अब आपको इसको लेना है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को लेना है। तो यहाँ पर दूसरे सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर का था, अब तीसरे सप्ताह के अंत में यह हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 में 7 घटा देंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डी में 3 सेंटीमीटर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ई वाले प्रश्न पे। ई वाले प्रश्न में देखें ना, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, तो यहाँ पर पौधे ए के बारे में दे गया है कि ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। पहले सप्ताह के अंत में उसका कितना वृद्धि हुआ था, यहाँ पे पौधे का ये जो डाट डाट करके दिया हुआ यही पौधे है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पौधे का वृद्धि हुआ था पहले सप्ताह के अंत में, मतलब एक सप्ताह के अंतर्गत यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ था। और यहाँ पे दूसरे सप्ताह के अंत में देख लीजिए, पहले यहाँ पर था 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर था, अब यहाँ तक हो गया था, जो कि हुआ था 7, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, दूसरे सप्ताह में 5 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ था, और यहाँ पे पहले सप्ताह में 2 सेंटीमीटर का। चलिए तीसरे सप्ताह में देख लेते हैं कितना वृद्धि हुआ। यह यहाँ पे 7 पे था, और फिर यहाँ पर यह हो गया 2 पे, मतलब यहाँ पर आ गया था, यह बिंदु था जो कि था 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 2 9, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वृद्धि हुआ था। तो किस सप्ताह में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है, ये यहाँ पे दूसरे सप्ताह के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ देखकर ही हम बता रहे हैं, पहले सप्ताह में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ, दूसरे सप्ताह में 5 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ पे तीसरे सप्ताह में 2 सेंटीमीटर का। तो सबसे अधिक यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यह दूसरे सप्ताह में हुआ है। हम लोग ई में लिख देते हैं, दूसरा सप्ताह सबसे अधिक वृद्धि इसी में हुआ है, पौधे ए में, यहाँ पे दूसरे सप्ताह में, दूसरा सप्ताह। चलिए आ जाते हम लोग यह वाले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, तो चलिए देख लेते हैं सबसे कम बढ़ी। ठीक है, तो सबसे कम है बी के लिए, तो यहाँ पे बी के लिए देख लेते हैं, यह यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है ना।
पहले सप्ताह के अंत में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहीं तक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, पहले सप्ताह में 1 सेंटीमीटर, और दूसरे सप्ताह में यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पर हो गया है ना 7 सेंटीमीटर हो गया था। पहले सप्ताह में 1 सेंटीमीटर बढ़ा, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ दूसरे सप्ताह में। ठीक है, दूसरे सप्ताह में 6 सेंटीमीटर का। चलिए तीसरे सप्ताह में आ जाते हैं। यहाँ पर पहले 7 सेंटीमीटर था, है ना, दूसरे सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर, फिर तीसरे सप्ताह के अंत में ये हो गया था 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ है ना, 7 से लेकर 10 तक 3 सेंटीमीटर। तो किस सप्ताह में, प्रश्न में पूछा है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। चलिए सबसे कम किस में बढ़ा हुआ है, देख लीजिए 1 सेंटीमीटर पहले ही सप्ताह में बढ़ा हुआ है ना 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सबसे अधिक की बात करता दूसरा सप्ताह हो जाता, लेकिन सबसे कम का पूछा हुआ है। यहाँ पे वृद्धि, सबसे कम वृद्धि प्रथम ही सप्ताह में हुआ है, लिख देते हैं पहला सप्ताह। यह फल है प्रश्न में, पहला सप्ताह, जो कि 1 सेंटीमीटर का इस सप्ताह में यहाँ पे पौधे बी का वृद्धि केवल 1 सेंटीमीटर का हुआ था, जो कि सबसे कम था इन दोनों के तुलना में। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जी वाले प्रश्न पे। जी वाले प्रश्न में दे दिया है ना, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाइयाँ समान थी, पहचानिए। तो यहाँ पे दोनों की ऊंचाइयाँ समान थी, हाँ, 2 सप्ताह के अंत में। यहाँ पे यह दूसरा सप्ताह स्टार्ट हो गया, यह अंतराल है दूसरे सप्ताह का, और इसके अंत में यहाँ पे दोनों की ऊंचाइयाँ सेम थी, यहीं पर आकर मिल रहा था, जो कि था 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हमें बताना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बताना है समय को, है ना, कि यहाँ पे किस सप्ताह, यहाँ पर हमें सप्ताह को बताना है, किस सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाइयाँ समान थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे सप्ताह के अंत में। ठीक है, तो यह दूसरा सप्ताह है, यहाँ पे ये इतना अंतराल है, तो इसके अंत में यहाँ पर दोनों की ऊंचाइयाँ समान थी, लिख देते हैं दूसरे सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत में। प्रश्न 4 दे दिए गए, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। और ए में दे दिया गया किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था, यह बताना है। चलिए एक बार ग्राफ को देखते हैं और यहाँ पे बेसिक बातों को समझते हैं ना। देखिए पूर्वानुमानित के लिए यहाँ पे डॉट डॉट लगाया गया है, और वास्तविक के लिए डार्क लाइन दिया हुआ है ना। और यहाँ पे एक्स अक्ष पे दिन को आपको दर्शा दिया गया है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, इस प्रकार से 7 दिन को दर्शाया गया है। और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिया गया है तापमान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्वानुमानित था, यहाँ पे सोमवार को अनुमान लगाया गया था कि सोमवार को इतना तापमान रहेगा, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर इससे अधिक ही आपको तापमान प्राप्त हुआ, वास्तविक में इससे अधिक आपको प्राप्त हुआ। और यहाँ पे फिर इस दिन आपको सेम मिला, जो भी मंगलवार को तापमान का अनुमान लगाया गया था ना, तो यहाँ पर आपको यह सेम प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया था वो सही अनुमान था। यहाँ पे मंगलवार को आपको 20 डिग्री यहाँ पे वास्तविक भी मिला, और यहाँ पे पूर्वानुमान भी आपको दोनों प्रकार सेम प्राप्त हुआ। चलिए बुधवार को जो अनुमान लगाया गया था ना, यहाँ पे अनुमान लगाया गया था 25 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन यहाँ पर आपको तापमान प्राप्त हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि यहाँ पे 30 के सीधे तक है। और चलिए बृहस्पतिवार को अनुमान लगाया गया था, या डॉट डॉट वाला यहाँ पर है। ठीक, इस बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25 के बीच में आपको प्राप्त हो जाएगा, 22.5 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इससे कम ही आपको तापमान प्राप्त हुआ वास्तविक में आपको कम ही तापमान प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर आपको सटीक तापमान प्राप्त हुआ है, जो कि है शुक्रवार के लिए। ठीक है, शुक्रवार को जो भी अनुमान लगाया गया था तापमान में, उतना ही तापमान आपको प्राप्त हो रहा है वास्तविक में। चलिए यहाँ पे शनिवार की बात करें तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया था इतना, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे प्राप्त हुआ वास्तविक में यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ पे जो भी अनुमान लगाया गया था, अनुमान से आपको कम ही तापमान प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर आपको सेम प्राप्त हुआ, जो रविवार है ना, यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया था उतना ही तापमान आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि है 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम लोग बाकी प्रश्नों को पढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न दे देगा ना, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो किस दिन समान था, देख लीजिए। यहाँ पे समान मतलब यहाँ पे जब भी डॉटेड लाइन और डार्क लाइन जहाँ पर एक बिंदु पर प्राप्त हो जाए, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो भी अनुमान था उस दिन सटीक प्राप्त हुआ है ना। तो जो यहाँ पे डार्क लाइन और यहाँ पे डॉट डॉट लाइन मिला हुआ है, जो कि यहाँ पे डॉट डॉट लाइन है पूर्वानुमानित, और यहाँ पे जो डार्क लाइन है वो वास्तविक। तो यहाँ पर एक स्थान पर यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, और कहाँ पर, यहाँ पे एक दिन यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है ना। जो भी अनुमान लगाया गया था वो आपको सटीक प्राप्त हुआ था। एक दिन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर यह डॉट डॉट लाइन यहाँ पे डार्क लाइन पे मिल रही है। ठीक है, एक यह बिंदु प्राप्त हो रहा था। तो कौन कौन से ये दिन है, किस दिन आपको बताना था। तो यहाँ पे मंगलवार के दिन सटीक अनुमान जो भी पूर्वानुमानित किया गया था, मंगलवार को पूर्वानुमानित और वास्तविक मान दोनों आपको दोनों प्रकार से तापमान से मिला। यहाँ पे मंगलवार को प्राप्त हुआ, और फिर यहाँ पे शुक्रवार को, और यहाँ पे रविवार को। ठीक है, रविवार को यहाँ पे जो पूर्वानुमानित था और वास्तविक तापमान यहाँ पे सेम है। चलिए मंगल शुक्र रविवार को नोट करते हैं यहाँ पे
ए में हल करते हैं हम लोग ए वाले प्रश्न को, चौथे में ए को यहाँ पे लिख देते हैं मंगलवार और यहाँ पे था शुक्रवार, और एक आपको मिला था रविवार। चलिए आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। बी वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। बी में दे दिए गए सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, मतलब अधिकतम क्या पूर्वानुमानित किया गया था। चलिए देखते हैं ग्राफ को। सबसे अधिक पूर्वानुमानित तापमान क्या है, तो यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन है ना, यहाँ पे इस प्रकार से जो भी सोम मंगल यहाँ पे सभी दिनों का बनाया गया है, तो यहाँ पे इस बिंदु को देख लीजिए अधिकतम कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लीजिए यह है, ठीक है। यहाँ पर तो ये न्यूनतम है, अधिकतम देख लीजिए सबसे अधिक कहाँ पर है तापमान, तो यहाँ पर सबसे अधिक आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ना, जो यहाँ पर है रविवार के लिए यहाँ पर यह सबसे अधिकतम तापमान अनुमानित किया गया था, जो कि सटीक भी आपको प्राप्त हुआ। जो यहाँ पे पूर्वानुमानित किया गया था, यहाँ पे वास्तविक मान भी आपको सेम ही प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे सबसे अधिक यही था, ठीक है, और सबसे कम का बात करता तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता, ठीक है, और यहाँ पर ये सबसे अधिक है। चलिए जो कि है 35 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग को बताना है कि सबसे अधिक यहाँ पे पूर्वानुमानित तापमान क्या था, तो यहाँ पे यही आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्राप्त हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। लिख देते हैं बी के लिए 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सी वाले प्रश्न को। दे दिया है ना, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। चलिए वास्तविक, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कथन को कि यहाँ पर वास्तविक आपको पूछा हुआ है न्यूनतम तापमान। चलिए न्यूनतम तापमान देखते हैं। वास्तविक के लिए यहाँ पे डार्क लाइन है, तो यहाँ पे देख लीजिए न्यूनतम कहाँ पर है, यहाँ पर ये इससे तो यही कम है, ठीक है, यहाँ पर ये अधिक है, सबसे कम यहाँ पर यही है, जो कि यहाँ पे 2 सेम आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पर आपको यहाँ पे सबसे कम आपको प्राप्त हो रहा है वास्तविक तापमान। अब यहाँ पे इससे तुलना में, इस बिंदु की तुलना में यह वाला बिंदु क्या है, ऊपर है, मतलब वाई एच पर जितना अधिक दूरी रहेगा उतना अधिक आपको तापमान प्राप्त होगा। तो इससे तो यह अधिक है, यहाँ पर यह वास्तविक तापमान भी अधिक है, यह भी अधिक है, और यहाँ पर यह भी अधिक है, यह भी अधिक है। हालांकि यहाँ पर यह दोनों तापमान सेम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर प्रश्न में आपको पूछा था ना कि सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, वास्तविक न्यूनतम तापमान, कम से कम तापमान था यही 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें बताना नहीं है, हालांकि यहाँ पे 2 दिनों का सेम प्राप्त हो रहा है ना, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, लेकिन हमें बस न्यूनतम तापमान बताना था, तो न्यूनतम हम लोग बता देते हैं कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। सी वाले प्रश्न के लिए हम लोग लिख देते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। चलिए हो गया। आ जाते हैं हम डी वाले प्रश्न पे। डी वाले प्रश्न में दे देगा ना, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। देखते हैं यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट में आपको दे देगा ना एक इकाई में यहाँ पर ना, जैसे देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, 5 और 10 के ठीक मध्य में आपको क्या प्राप्त होगा, 7.5 प्राप्त होगा। इससे आपको यह पता चला ना कि एक इकाई का जो तापमान है, ठीक है, एक इकाई का यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर 2.5 आपको प्राप्त होगा, 2.5, ठीक है, 2.5 यहाँ पे एक इकाई का तापमान आपको क्या क्या प्राप्त हो रहा है, 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2.5 डिग्री सेल्सियस दे देगा। और यहाँ पे फिर इसका दोगुना करके 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 7.5 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे 10, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 12.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। इससे आपको यह पता चल गया। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है सोमवार को। अब यहाँ पे सोमवार में ना, यहाँ पे यह बिंदु है, यहाँ पे यह पूर्वानुमानित था और यहाँ पे यह वास्तविक था, तो इसका कितना अंतर है, यहाँ पर हमने इसीलिए आपको बताया कि 2 इकाई का बीच का दूरी कितना है, 2.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 2.5 डिग्री सेल्सियस हमने लिख दिया, इतना का अनुमान में डिफरेंस आ गया, या फिर इससे कह लीजिए इतना का अंतर आ रहा है, इतना डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। और यहाँ पर तो एकदम सटीक था, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 0 लिख देते हैं ना, यहाँ पर वैल्यू सही आपको प्राप्त हो रहा था। चलिए यहाँ पर बात करें तो दो इकाई हैं, एक इकाई 2 इकाई, तो यहाँ पर देख लीजिए एक इकाई 2 इकाई, 2 इकाई के लिए यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा था। चलिए यहाँ पर बृहस्पतिवार के दिन देखते हैं, यहाँ पर है, यह है पूर्वानुमान भी, तो यह है वास्तविक। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 इकाई आ रहा है, 3 इकाई के लिए हमने बताया यहाँ पर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 इकाई है ना, और एक इकाई में यहाँ पर 2.5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर तो शून्य आपको प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया ना शनिवार के दिन, तो यहाँ पे 2 इकाई का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे अंतर आ रहा है। चलिए, और यहाँ पर तो आपको शून्य प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो सबसे अधिक यहाँ पर प्रश्न पूछा था ना कि किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। सर्वाधिक अंतर देख लीजिए, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था 7.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर बृहस्पतिवार को था, है ना। इसी दिन
जो अनुमान था उसमें सबसे ज़्यादा अधिक अंतर था तापमान में, 7.5 डिग्री सेल्सियस था, है ना। बाकी यहाँ पर इसके तुलना में बाकी कम है, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपका अनुमान एकदम सटीक है, ठीक है। जितना डिग्री सेल्सियस का आपने अनुमान लगाया था उतना ही डिग्री सेल्सियस आपको वास्तविक तापमान मिला था यहाँ पर, ठीक है, इस 3 दिन। तो यहाँ पर सबसे अधिक तापमान में अंतर इसी दिन आपको प्राप्त हुआ था, जो कि था बृहस्पतिवार के दिन। और यहाँ पर हमने बताया भी कितना अंतर था, 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल दिन बता देना है, किस दिन वास्तविक और पूर्वानुमानित अनुमान में सबसे अधिक अंतर आया था। तो यहाँ पर आया था बृहस्पतिवार के दिन। सिंपल हम लोग इसको नोट कर देते हैं, लिख देते हैं बृहस्पतिवार। चलिए, तो यहाँ पर चौथा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 दे दिया गया है, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया था ये रैखिक आलेख है। अब यहाँ पर ए में विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, यहाँ पर दे दिए गए वर्ष और यहाँ पर दे दिए गए दिन। इसी प्रकार से आपको रैखिक आलेख बनाना है। चलिए, यहाँ पर हो गया। और बी वाले प्रश्न में भी आपको दे दिया गया। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, इसके लिए हमने यहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को खींच लिया। आप चाहें तो ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर वर्ष एक में दर्शाना है। एक देखिए, दो ही अच्छा है, एक्स और वाई अच्छा है। इसमें आपको एक में वर्ष दर्शाना है और एक में आपको दिन। तो चलिए हम एक्स अक्ष पर वर्ष को दर्शा देते हैं और यहाँ पे वाई अक्ष पर हम लोग दिन को, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, यह हो गया यहाँ पे वर्ष रहेगा। वर्ष को हम इस पर दर्शा देते हैं और इस पर हम दिन को, ये हमने वाई अक्ष पर दर्शा दिया। यदि लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं आप, यह है एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। अब यहाँ पे एक्स अक्ष पर ना आपको वर्ष को दर्शाना है। देखिए, 2003 को दर्शाना है, 2004, 2005, 2006। चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं दर्शाना, जो कि है वर्ष 2003 के लिए। लिख देते हैं 2003 को हमने दर्शा दिया। और वर्ष 2004 देख लेते हैं, 4, 5, 6 है ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4, 5, 6। चलिए यहाँ पर इतना ही हम लोग दर्शा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2004, यहाँ पे 2005 को, इस यहाँ पर हमने दर्शा दिया 2006 को। वर्ष को हमने एक अक्ष पर दर्शा दिया। आप ऊर्ध्वाधर दर्शाएंगे यहाँ पे 12, देखिए यहाँ पर 8, मतलब अधिकतम यहाँ पे 12 तक है। तो यहाँ पे वाई अक्ष को भी इस प्रकार से बनाइए ना कि आप 12 तक दर्शा पाएँ। तो चलिए हम एक एक इकाई में 2-2 दिनों को ले लेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे 12 तक दर्शा पाएँ। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पर 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12। आप जिस प्रकार से आप यहाँ पे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों को खींचिएगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सभी वर्ष को भी आप दर्शा पाएँ और यहाँ पे सभी, यहाँ पे जो भी दिन दे दिया गया है, दूसरा यहाँ पे दूसरी राशि आपको दिन दे दिया गया था, इसको हमने वाई अक्ष पे दर्शा दिया। और यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाया कि यहाँ पर हमें जो भी अधिकतम वैल्यू है सबको हम लोग दर्शा पाएँ। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमको हमें पैमाना भी लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर चलिए हम लोग बिंदुओं को बनाते हैं, जो कि है जब यहाँ पे वर्ष 2003 में यहाँ पे 8 दिन है, तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, 2003 के लिए 8 दिन, वर्ष 2003 के लिए 8 दिन है। तो यहाँ पर हम लोग 8 की सीधे तक, है ना। यहाँ पे वर्ष 2003 हो गया और यहाँ पे 8 तक, यहाँ पर यह आपको बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे 2004 के लिए 10 दिन है, तो यहाँ पे 2004 हो गया। अब यहाँ पे 10 तक ऊंचाई तक हम लोग जाएंगे, यहाँ पे 10 दिन है, तो यहाँ पे 10 की ऊंचाई तक हम लोग चलेंगे। एक बिंदु आपको यह प्राप्त हुआ। चलिए, अब 2005 के लिए 5 दिन है, तो यहाँ पे 2005 यहाँ पर है, 5 दिन आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में यही आपको, मतलब 4 और 6 के बीच में आपको 5 दिन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई यहाँ पर हम लोग, और 4 और 6 के बीच में यहीं पर आपको प्राप्त होगा। यह बिंदु ठीक आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 12 दिनों तक दर्शा सकते हैं पैमाने में। यहाँ पे 1 इकाई बराबर आप 1 दिन दर्शा सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 इकाई बराबर 2 दिन को दर्शाया हुआ है। चलिए, यहाँ पर हमने 5 दिन को दर्शा दिया वर्ष 2005 के लिए, और वर्ष 2000 यहाँ पे 2006 के लिए 12 दिन। यहाँ पे वर्ष 2006 यहाँ पर है एक्स अक्ष पे, और यहाँ पे जाना है 12 दिन तक, तो यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे 12 की सीधे तक चले गए। चलिए, यहाँ पर एक ये बिंदु है। चलिए, सबको यहाँ पर हम लोग रेखाओं को खींच देते हैं, सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आपका कुछ आलेख बना है ना। और यहाँ पर हम लोग पैमाना को भी लिख देते हैं। पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हमने यहाँ पे 2 इकाई में 1-1 वर्ष को लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो 2 इकाई है ना,
2 इकाई बराबर लिख देते हैं 2 इकाई बराबर 1 वर्ष, ये एक्स अक्ष पे। चलिए वाई अक्ष पर लिख देते हैं, वाई अक्ष पर यहाँ पर 1 इकाई में हमने 2 दिन लिया हुआ है ना, 1 इकाई है, 1 इकाई बराबर 2 दिन हमने लिया हुआ है। इस प्रकार से आपका आलेख बन गया। यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, यह किसका आलेख है, पर्वतीय नगर में हिमपात। ठीक है, पर्वतीय नगर में हिमपात का आलेख यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। अब इस आलेख को कोई भी देखकर बता देगा कि वर्ष 2003 में कितने दिन हिमपात हुआ था। तो यहाँ पे वर्ष 2003 है, ये कितनी ऊंचाई तक है, 8 दिन तक हिमपात हुआ था, 8 दिन हिमपात हुआ था। वर्ष 2004 में कितना हिमपात हुआ था, 10 दिन। यहाँ पे वर्ष 2005 में, यहाँ पर इसके सीधे तक देखेंगे तो जो कि आपको प्राप्त हो जाएगा 5 दिन। चलिए वर्ष 2006 में कितने दिन हिमपात हुआ था, यह ऊंचाई यहाँ तक है, जो कि ये 12 दिन तक हुआ था हिमपात। बी में प्रश्न दे दिया गया, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में दे दिया गया, वर्ष करके दे दिया गया। वर्ष दे दिया गया 2003 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है। यहाँ पर इतने ही वर्ष हैं और यहाँ पे पुरुषों की संख्या लिखा है, स्त्रियों की संख्या यहाँ पर देगा 12,000 है, हज़ार में आपको लिखा हुआ है, और यहाँ पे 12.5 हज़ार है। यहाँ पे वर्ष 2004 में। चलिए सभी को हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाते हैं, और यहाँ पे क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष पर हम लोग यहाँ पे वर्ष को दर्शा देते हैं, और ऊर्ध्वाधर हम लोग यहाँ पे वाई अक्ष पे यहाँ पे इनकी संख्या को हम लोग दर्शाते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान में देखें कि कितना तक आपको अधिकतम दर्शाना है, यहाँ पे 13.5 तक दर्शाना है। तो चलिए हम लोग 14 तक ले लेंगे, है ना। यहाँ पे चलिए यहाँ पर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच देते हैं। चलिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच देते हैं। जो यहाँ पे डार्क लाइन है ना, इसी लाइन को चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ से कर देते हैं। यहाँ पर हमने खींच दिया, यह क्षैतिज हम लोग का हो जाएगा एक्स अक्ष, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खींच देते हैं, यह हो जाएगा वाई अक्ष। यहाँ पर 1, 2 है ना, यहाँ पे एक इकाई हो जाएगा यहाँ से, और फिर इसको 10-10 भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव बिंदु में करके दिया था। और चलिए यहाँ तक हमने ले लिया, और यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं। एक्स अक्ष पर हम लोग दर्शा देंगे वर्ष को, ठीक है, एक्स अक्ष पर हम लोग दर्शा देंगे वर्ष को, और वाई अक्ष पर हम लोग दर्शा देंगे उनकी संख्या को। लिख देते हैं इसको, यहाँ पे पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या लिख देते हैं, कोष्टक में हजारों में है यह, ठीक है। चलिए इसको हम लोग दर्शाएंगे वाई अक्ष पे ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज एक्स अक्ष पर हमने दर्शाया वर्ष को। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1, 2, 3 करके लिख देते हैं। यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से नामकरण कर देते हैं 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे 14, कुल इतना तक है। यहाँ पे 14,000 तक में ही सबकी संख्या आ जाएगा। चलिए, और एक्स अक्ष पर हम लोग वर्ष को दर्शाते हैं, जो कि दे दिया गया 3 से लेकर आपको 7 तक दे दिया गया है। चलिए तो हम लोग यहीं से दर्शा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2003, फिर 2004 है, फिर यहाँ पे 2005, फिर यहाँ पे 2006 हो गया, 2007 तक दिया हुआ है। तो चलिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं, 2007 हो गया। चलिए हम लोग पुरुषों की संख्या को दर्शा देते हैं। यहाँ पे दे देगा ना 2003 में यहाँ पे 12,000 थे, मतलब 12 तक हमें ले जाना है। 2003 यहाँ पर है, अब इसको हम लोग को 12 तक ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए 2003 यहाँ पर है, अब इसको 12 तक ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे 11, 12 यहाँ पर है, और 2003 यहाँ पर हमने यहाँ पे 2 इकाई छोड़कर था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक बार और देख लीजिए। देखिए
2003 यहाँ पर है, तो इसके सीधे तक आपको प्राप्त हो जाएगा 12,000, जो कि हमने 12 तक सीधे तक लिख दिया। तो यहाँ पर एक आपको यह बिंदु प्राप्त हुआ। और दूसरा बिंदु दे देगा ना 12.5, जो कि यहाँ पर 2004 के लिए है, ठीक है। वर्ष 2004 में पुरुषों की संख्या 12.5 हज़ार थी। तो यहाँ पर देखिए 2004 यहाँ पर है। अब इसको हम लोग ले जाते हैं यहाँ पे 12.5 तक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12,000 और यहाँ पर ये हो गया 13,000, ठीक है। और इसके ठीक मध्य में आपको प्राप्त हो जाएगा 12.5 हज़ार, ठीक है, जो कि आपको यहीं तक प्राप्त होगा। एक बिंदु आपको यह प्राप्त हुआ। चलिए, और फिर आपको दे देगा 13,000। तो यहाँ पे 2005 के लिए यहाँ पर यह लाइन है जो कि है 13,000 तक, तो यह यहाँ पे 13,000 का हो गया। चलिए, और फिर 2006 में दे दिया गया है 13.2 हज़ार। देखिए 2006 यहाँ पर है, इसको ऊर्ध्वाधर ले जाएंगे, 13 आपको दिया था 2,000, ठीक है। तो यहाँ पर 13,000 और यहाँ पे फिर 2 बिंदु तक ले लीजिए, ठीक है, एक बिंदु और 2 बिंदु तक ले लीजिए, जो कि आपको प्राप्त हो जाएगा 13.2, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा था ना 12.5 ये हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे 13.2 हो गया, ठीक है, 2006 में यह बिंदु। चलिए, और फिर 2007 में 13.5 है, तो यहाँ पे 2007 का यहाँ पर है और इसको यहाँ पे ऊर्ध्वाधर लेकर जाएंगे 13.5 तक, तो 13 और 14 के ठीक बीच में आपको प्राप्त होगा यहीं पे, है ना। अब बस यहाँ पे सभी बिंदुओं को हम लोग मिला लेते हैं। चलिए, स्केल की मदद से मिला लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे यह भी मिल जा रहा है। चलिए, यहाँ पर यह भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हमने मिला दिया, पुरुषों की संख्या को हमने मिला दिया। अब यहाँ पर हम लोग महिलाओं की संख्या को मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए स्त्रियों की संख्या दे देगा 11.3 दे देगा, जो कि है वर्ष 2003 के लिए, तो 11.3। तो यहाँ पे वर्ष 2003 का यहीं पर हमने दर्शाया, यही ऊर्ध्वाधर लाइन है। यहाँ पे 11.3, तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा और 0.3 के लिए यहाँ पर 3 बिंदु तक, यहाँ पर हो जाएगा 11.3 हज़ार, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, एक बिंदु प्राप्त हुआ। और वर्ष 2004 के लिए 11.9, तो यहाँ पे ये 2004 का है ये लाइन, और यहाँ पर हो जाएगा 11.9, तो यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। 12 के ठीक बिंदु एक बिंदु यहीं तक, ठीक है, ठीक एक बिंदु यहाँ तक आपको लेना है, जो कि 11.9 को दर्शाएगा, और यहाँ पे फिर देना है 13 तक। तो यहाँ पे 13 के लिए तो यही है, जो कि है यहाँ पे 2005 के लिए यही हो जाएगा, इसी बिंदु पर आपको प्राप्त होगा। चलिए, पहले हम लोग इतना को मिला लेते हैं। यहाँ पे इतने को हमने मिला दिया। यहाँ पर हम लोग मिला नहीं सकते, क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भिन्न करके दिखाना होगा। या तो ये 2 कलर से, यदि 2 कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं 2 कलम से कर दीजिएगा, दोनों का कलर अलग अलग करके, या फिर इसको पेंसिल की मदद से मिला रहे हैं तो हम लोग को डॉट डॉट करना पड़ेगा, है ना। हम डॉट डॉट करते हैं इसको। चलिए, क्योंकि हम लोग दोनों को एक प्रकार से नहीं कर सकते, दोनों की हमने इस प्रकार से डॉट डॉट कर दिया। चलिए, फिर यह बिंदु है, यहाँ से भी हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है, यही बिंदु था। फिर देख लीजिए, स्त्रियों की संख्या 13,000 के बाद है 13.6, तो यहाँ पे ये वर्ष 2005 का हो गया, 2006 के लिए, 2006 के लिए आपको 13.6, तो यहाँ पे ये 13 हो गया, और यहाँ पे 13.5 आपको ठीक मध्य में मिलेगा, ठीक मध्य में 13.5, और उसके जस्ट एक बिंदु बाद आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यही ये बिंदु, यहाँ पे इसके मध्य से ठीक बिंदु एक बिंदु आगे। चलिए, 13.6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12.8, और यह है लाइन वर्ष 2007 के लिए, जो कि 12.8 देख लेते हैं। यह 12 हो गया, यहाँ पर यह 12 है, और 12.8 मतलब यहाँ तक आपको 13,000 है। यहाँ पे 2 बिंदु आपको इधर ही लेना है ना, 2 भाग इधर, तो आपको एक बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए, और यह वाला आपको यहाँ पर मिला था, जो कि था 13.6 था, 13.6 के लिए यहाँ पे 2006 में, और यहाँ पे 2007 में महिलाओं की संख्या थी 12.8, तो 12.8 यहाँ पर, इसको हम लोग डॉट डॉट करके मिला देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो डार्क है, इस प्रकार से डार्क है, लिख देते हैं पुरुषों की संख्या है, ठीक है। और जो यहाँ पे डॉट डॉट है लिख देते हैं स्त्रियों की संख्या को ये दर्शा रहा है। अब बस इतना करने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पैमाना लिख देते हैं। पैमाना लिख देते हैं यक्स अक्ष पर। यक्स अक्ष पर हमने किस प्रकार से दर्शाया है, यहाँ पे 2 इकाई में लिख देते हैं 1 वर्ष, 2 इकाई बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष है। चलिए अब यहाँ पे 1 इकाई में हम लोगों ने 1000 को दर्शाया है यक्स अक्ष पर, लिख देते हैं यक्स अक्ष तो हो गया, ये वाई अक्ष की बात करें हम, वाई अक्ष पर यहाँ पे 1 इकाई बराबर 1000, ठीक है। बाकी यहाँ सब ये सब मान जो था ये 1000 में ही था और इसी प्रकार से हमने इसको दर्शा दिया, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आपको ग्राफ प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिखना है तो ऊपर लिख दीजिए, एक गांव में पुरुषों तथा स्त्रियों का आलेख था यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इसी प्रकार से आपको प्राप्त हुआ था। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे बी वाला प्रश्न भी हल हो गया। प्रश्न 6 दे गए, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुँचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। आपको आलेख यहाँ पर दे दिए गए। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे देगा ना, यक्स अक्ष पर यहाँ पे समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, यह आपको बताना है। चलिए पहले हम लोग आलेख को देखकर समझते हैं कि किस प्रकार से दर्शाया गया है। देखिए यक्स अक्ष पर यहाँ पर दर्शाया गया है समय को और वाई अक्ष पर दर्शाया गया है ऊर्ध्वाधर दूरी किलोमीटर में है। अब यहाँ पर दे दिया गया है ना, प्रातः 8 बजे से वो स्टार्ट करा है, ठीक है। प्रातः 8 बजे से वह डाकिया, यहाँ पे व्यापारी का घर यहाँ पर है, ठीक है, मतलब इतनी दूरी वह तय कर रहा था। वह प्रातः 9 बजे निकला हुआ है और यहाँ पर इतना समय बाद वो पहुँचा हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसके सीधे तक हो जाएगा, इतना समय लगेगा। और यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे यह 1 घंटा और यहाँ पर यह 2 घंटा, मतलब यहाँ पे देखिए 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा और यहाँ पर पहुँचेगा जो कि 11 और 12 के बीच में रहेगा। तो आपको 11:30 बजे प्राप्त हो जाएगा। इतना ही बजे वो पहुँच गया है, ठीक है, इतना ही समय उसने लिया हुआ है। और यहाँ पे दूरी की बात करें, कितना दूरी तय किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने तय किया हुआ है, ठीक है, जो कि 22 किलोमीटर। और यहाँ पे 1 घंटे बाद उसकी स्थिति क्या थी, मतलब यहाँ पे 8 बजे निकला तो यहाँ पे 9 बजे वो कहाँ तक पहुँच गया था, मतलब यहाँ पे 10 किलोमीटर पहुँच गया था, ठीक है। और यहाँ 9 बजे की बात करें, 9 बजे के बाद यहाँ पे 9 बजे से 10 बजे तक वो यहाँ तक पहुँच गया था, जो कि था 16 किलोमीटर तक पहुँच गया था। चलिए 11 बजे की बात करें तो वह, चलिए यहाँ पर दे दिया गया था, बिंदु आपको यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर पहुँचा था 11 बजे की बात करें तब। और चलिए 11:30 बजे वो पहुँच गया है। चलिए इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब बाकी हम लोग प्रश्नों का जवाब देते हैं। अब यक्स अक्ष से संबंधित आपको प्रश्न पूछा था, दिया था ना कि यक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो देख लीजिए पैमाना क्या है। यहाँ पर ना 4 इकाई, यहाँ पे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, यहाँ पे 4 इकाई में 1-1 घंटे को दर्शाया जा रहा है ना। देख लीजिए यहाँ पर 8 बजे 9 बजे है तो यहाँ पे 4 इकाई है, 4 इकाई में 1 घंटे को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4, 4 इकाई में 1 घंटे को, क्योंकि 9 बजे से 10 बजे हो जा रहा है और फिर 10 बजे से 11 बजे, तो 4 इकाई में 1 घंटे को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट वाले प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग हल भी करते हैं। हल करते हैं हम लोग छठे प्रश्न को, और छठे में यह ए वाला प्रश्न है। यक्स अक्ष पर समय के लिए क्या पैमाना है, लिख देते हैं। यक्स अक्ष पर यहाँ पे 4 इकाई बराबर 1 घंटा है। चलिए हो गया। अब बी वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। बी में प्रश्न पूछा हुआ है ना, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। देख लीजिए यहाँ पर वो इतना दूरी चला हुआ, यहाँ पे अंतिम बिंदु यही है ना, मतलब ये यहाँ पर डाकिया व व्यापारी घर पहुँच गया अपना पार्सल लेकर, ठीक है, तो यहीं पर है। और यहाँ पर पूछा हुआ है ना कि समय कितना लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए 1 घंटा 8 बजे से निकला था, यहाँ पे 9 बजे 1 घंटा, 10 बजे 2 घंटा, 11 बजे 3 घंटा, और यहाँ पर है
बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसके सीधे यहाँ तक है, तो यहाँ पर 11 और यहाँ पे 12 के बीच में है, तो यहाँ पे 11:30 इतने बजे ही वह पहुँच गया है। ठीक है, यहाँ पे 11:30 बजे पहुँच गया है। यदि दूरी पूछता तब दूरी यहाँ पर कितना उसने तय किया हुआ है, कुल 22 किलोमीटर। ठीक है, 22 किलोमीटर सीधे तक है। और यह बिंदु इसके लिए सीधे तक बात करें कितने बजे पहुँच गया है की बात करें तो यहाँ पे 11:30 बजे पहुँचा है। और लेकिन हम लोग को समय पूछा हुआ है ना कि कितना घंटा लिया हुआ है, पर पूछा था कि कितने घंटे समय लिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और आधा घंटा यहाँ पे लिया हुआ उसने 3.5 घंटा। ठीक है, 3 से 1/2 लिख देते हैं, इतना घंटे का उसने समय लिया हुआ है ना, इसको भी हम लोग नोट कर देते हैं। यह है बी वाला प्रश्न। पूरी यात्रा में उसने 3.5 घंटे का समय लिया हुआ है। यदि टाइम पूछता कितने समय में मतलब कितने बजे वो पहुंचा हुआ है तो 11:30 बजे हो जाता। यहाँ पे 3 से 1/2 घंटे, 3.5 घंटे का उसने कुल समय लिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? तो यहाँ पे नगर से ही डाकिया पार्सल लेके निकला हुआ था और यहाँ पे फिर जो अंतिम उसका बिंदु है ना, मतलब उसके घर व्यापारी घर पहुँच गया है। तो यहाँ से तो उसने स्टार्ट किया था और यहाँ पर उसने पहुँच गया, तो यहाँ पे कुल कितनी दूरी है? तो यहाँ पर यही बिंदु हमें बताएगा। यहाँ पर हमने बताया कि 3.5 घंटा का समय लगेगा और यहाँ पे 11:30 बजे पहुँच गया था। और यहाँ पे इस बिंदु को तक पहुँचने के लिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यह वाई अक्ष से कितनी दूरी है। ठीक है, यह वाली जो दूरी है ना, ये कितनी दूरी है? तो यहाँ पर ये 22 किलोमीटर। ठीक है, यह बिंदु की यहाँ पर समय की बात करेंगे तो 11:30 बजे आ रहा है, जो कि यहाँ से हम लोग समय की बात की तो 3.5 घंटा हो गया था। और यहाँ पे कितनी दूरी उसने कुल तय किया हुआ है, वह है 22 किलोमीटर। ठीक है, 22 के सीधे तक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 किलोमीटर। लिख देते हैं सी वाले प्रश्न में, नगर से और व्यापारी के घर के बीच की दूरी कितना है? 22 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। डी वाले प्रश्न दिया हुआ है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? विवरण दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो यह यात्रा कर रहा है, यहाँ पर भी यात्रा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यह यात्रा नहीं कर रहा है। यहाँ पर यह लाइन क्या है? क्षैतिज है, मतलब यहाँ पे समय तो बीत रहा है, समय तो बीता, लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नहीं है ना, ऊपर नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि वह आराम कर रहा था। ठीक है, इस समय में यहाँ पे उसने कोई दूरी तय नहीं किया था। यहाँ पे यदि समय की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 इकाई में आपको 1 घंटा दर्शा रहा है, तो यहाँ पे 2 इकाई की बात करेंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 इकाई का समय ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 10 बजे से यहाँ पर यह 10:30 बजे इतने के बीच में यह आराम किया हुआ है ना। यहाँ पे इतने समय में जो आधा घंटा समय है, इसमें उसने कोई भी दूरी तय नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लाइन क्षैतिज है। क्षैतिज लाइन का यह मतलब है कि यहाँ पे समय तो बीत रहा है, लेकिन यहाँ पे वाई अक्ष पे दूरी नहीं चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे वाई अक्ष पर नहीं चला उसने, यह अक्ष पर इतना आधा घंटा का उसने रेस्ट लिया हुआ है। प्रश्न में पूछा था कि क्या डाकिया कहीं रुका है, तो उसका विवरण दीजिए। तो हम लोग लिख देते हैं हाँ, वह जो डाकिया था वह रास्ते में रुका हुआ था, है ना, और इसका हम लोग को विवरण देना था। और यहाँ पर ये जो आलेख है ना, आलेख का यही क्षैतिज भाग ही दर्शा रहा है कि यहाँ पर इतने आराम किया हुआ है। कितना आराम किया हुआ है? यहाँ पे 10 से 10:30 बजे तक उसने आराम किया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर उसने स्टार्ट कर दिया हुआ है ना, 10:30 बजे के बाद वह यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हुआ है। चलिए लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं, यह आलेख पर क्षैतिज भाग, यहाँ पे क्षैतिज भाग प्रदर्शित कर रहा है। क्षैतिज भाग से प्रदर्शित होता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि हो रहा है। और यहाँ पे लिख देते हैं, समय भी लिख देते हैं, प्रातः, यह सब समय प्रातः ही है। प्रातः यहाँ पे 10 बजे से यहाँ पे प्रातः रहेगा, प्रातः 10:30 तक। ठीक है, इतने समय तक उसने आराम किया, जो कि आधा घंटा उसने आराम किया था। चलिए हो गया। आ जाते हैं ई वाले प्रश्न में। यहाँ पे देखिए ना, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? हमें सबसे अधिक चाल बताना। चलिए देखते हैं कब उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो यहाँ पे देखिए 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे इसने कुल कितनी दूरी तय किया? तो यहाँ पे 10 किलोमीटर। यहाँ पे 8 बजे से 9 बजे तक इसने 10 किलोमीटर तय किया। चलिए अब यहाँ पे 9 बजे से 10 बजे तक इसने कुल कितनी दूरी तय किया था? यहाँ पे 16 तक है, और यहाँ पे 8 मतलब यहाँ पे 16 और यहाँ पे 10, 16 और 10 का अंतर कर देंगे तो 6 किलोमीटर इसने तय किया था।
9 बजे से 10 बजे तक 6 किलोमीटर चलिए। अब यहाँ पे 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग देखें इस अंतराल में इसने कितनी कितनी दूरी तय किया हुआ है, तो यह हम लोग बात करेंगे तो यह यहाँ तक हो जाएगा, जो कि 18 और 20 के बीच में मान लेते हैं। 18 और 20 के बीच में 19 आपको प्राप्त होगा। 19 था तो यहाँ पे था 10 बजे कितना था, 16 था। 16 से 19 हम लोग को 19 में से यदि आप 16 घटा देंगे ना तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर उसने 3 घंटा यात्रा किया था, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी तय किया था। ठीक है, यह हो गया। 11 बजे से 12 बजे तक हम लोग देखते हैं तो इसमें तो कुल आधा ही घंटा उसने तय किया हुआ है। ठीक है, या फिर जो भी जितनी भी दूरी है उसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ से 19 था ना, 19 से यहाँ पर 22 जाने में 3 किलोमीटर लगा हुआ है। चलिए 3 किलोमीटर लिख देते हैं इस अंतराल में 11 से 12 बजे तक। तो यहाँ पे सबसे अधिक यही प्रश्न पूछा था ना, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, है ना। 1 घंटे में उसने सबसे अधिक यहीं 10 किलोमीटर की दूरी तय किया था। यह कौन सा अंतराल था, यहाँ पे प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे तक, इसी बीच में उसकी चाल सबसे अधिकतम थी। लिख देते हैं ई वाले प्रश्न में हल हो जाएगा। लिख देते हैं प्रातः 8 बजे और प्रातः 9 बजे के बीच। ठीक है, इसी बीच में उसकी चाल सबसे अधिक थी, जो कि हमने बताया। इसके अंदर इसके 8 बजे से 9 बजे तक उसने कुल 10 किलोमीटर की दूरी तय किया था। और यहाँ पे फिर उसने 6 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर उसने 1 घंटे में 3 किलोमीटर, फिर यहाँ पे आधा घंटा ही कह लीजिए, मतलब 10 बजे मतलब 11 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ पे 3 ही किलोमीटर तय किया था। ठीक है, तो सबसे अधिक यहाँ पर यही था, प्रातः 8 बजे से और प्रातः 9 बजे के बीच में, यहाँ पे बीच में लिखते हैं। इसी में उसकी चाल सबसे अधिकतम थी। प्रश्न 7 दे गए, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संबंध हैं, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर समय और तापमान के बीच में आपको आलेख दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो भी आपको आलेख दे दिए गए 1 2 3 4, कुल 4 आलेख दे दिए गए। इन आलेखों को देखकर आपको बताना है कि कौन सा इसमें आलेख संभव है या कौन सा नहीं है ना। तो चलिए हम इसी प्रकार से बता देंगे, और जो संभव रहेगा उसको लिख देंगे संभव है, और जो संभव नहीं रहेगा उसको संभव नहीं लिख देंगे। हम तर्क भी दे देंगे कि कौन सा तर्क है। चलिए यहाँ पर दे देगा है ना कि यहाँ पे समय की तो वृद्धि हो रहा है, देख लीजिए, और यहाँ पे तीर ऊपर की तरफ है ना, मतलब यहाँ पे समय तो बढ़ रहा है और साथ साथ उसी के साथ तापमान भी बढ़ रहा है। मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसको आप जितना अधिक समय तक गर्म कर रहे हैं उतने अधिक समय तक उसमें तापमान में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समय बढ़ रहा है तो तापमान में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यह संभव है ना। यहाँ पे इस आलेख में यह आलेख सही है, यहाँ पे समय भी बढ़ेगा तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये संभव है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो दूसरा आलेख दे देगा है ना, इस आलेख में यहाँ पर ये तीर नीचे की तरफ है, ये तीर नीचे की तरफ ये दर्शा रहा है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी बिंदु को आप ले लीजिए, यहाँ पे इस बिंदु को ले लें और यहाँ पर हमने इस बिंदु को ले लिया, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो यक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 इकाई तो बढ़ा है ना। पहले यहाँ पर इसको यहाँ पे ले लीजिए और फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे यक्स जो यहाँ पे समय है, यहाँ पे यह समय यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब समय तो बढ़ रहा है ना, समय बढ़ रहा है। और साथ साथ लेकिन यहाँ पे वाई का वैल्यू देखेंगे ना, तो अब पहले वाई का तापमान यहाँ तक था, अब इस बिंदु की बात करेंगे तो अब तापमान यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे निरंतर घट रहा है समय के साथ। हो सकता है कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका यहाँ पे समय के साथ समय यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे उसके निरंतर उसमें तापमान में कमी हो जा रही है। मान लेते हैं कोई वस्तु था जिसको आप गर्म कर रहे थे, अब उसको गर्म करना यदि आप बंद कर देंगे तो यहाँ पर यह संभव है कि यहाँ पर उसके समय तो अधिक मतलब समय बीतेगा और उसी के साथ साथ उसके जो भी वस्तु गर्म वस्तु है उसके तापमान में गिरावट हो सकता है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकता है कि यहाँ पे समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, साथ साथ यहाँ पे वस्तु के तापमान में गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पर यह भी संभव था, यहाँ पर यह भी संभव था। यदि इसको बिंदुओं के हिसाब से बताना रहेगा तो हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहले बिंदु है, चलिए यहाँ पर 0 0 पर ले लीजिए। पहले यहाँ पर शुरुआत में 0 0 था उनका वैल्यू, मतलब समय भी 0 था और तापमान भी 0 था। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना तो यहाँ पे समय 2 इकाई बढ़ा, समय 2 इकाई बढ़ा, और यहाँ पे जो तापमान है, तापमान भी कितना बढ़ा हुआ है, 2 इकाई है ना, यह 2 इकाई बढ़ गया। अब चलिए इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पे समय जो था 3 इकाई बढ़ा, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो दर्शाएगा ये क्या दर्शाएगा, तापमान को। 3 इकाई यहाँ पे तापमान बढ़ा, तो यहाँ पे समय और यहाँ पे तापमान, यहाँ पे दोनों एक ही अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना यहाँ पे एक्स का वैल्यू है उतना ही वाई का वैल्यू है। यहाँ पे
मान लेते हैं यदि घंटा में समय है, यदि घंटा में ही मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 घंटा, मान लेते हैं 5 घंटा समय है, ठीक है, 5 घंटा समय बीता तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस उसके तापमान में वृद्धि हुआ है ना, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों समान रूप से जिस प्रकार समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर यह किसी भी वस्तु के लिए संभव हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर यह संभव है, यहाँ पर यह भी संभव है कि समय बीत रहा है और साथ साथ जो भी कोई भी वस्तु है उसके तापमान में गिरावट हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, थर्ड वाले आलेख को समझते हैं। यहाँ पर दे दिया गया ना कि यहाँ पर ये समय है और यहाँ पर ये तापमान है। अब यहाँ पे दिखा रहा है ना कि समय देख लीजिए, यहाँ पर 2 इकाई हैं और यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर जा रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पर तीर ऊपर की तरफ है, तापमान में वृद्धि हो रहा है, तापमान में ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 2 इकाई जो भी समय है, समय को कांस्टेंट कर दिया गया है या फिर समझ लीजिए कि समय को निश्चित कर दिया गया है। तो यहाँ पर यह कोई भी वस्तु के लिए यहाँ पे संभव नहीं हो सकता। मान लेते हैं कोई वस्तु है और यहाँ पे चलिए एक इकाई में हम लोग 1 घंटा ही मान लें, तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 घंटे का समय है, 2 घंटा समय है और 2 ही घंटा में किसी वस्तु का तापमान अधिक बढ़ जाए। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर फिलहाल में 0 है, चलिए यहाँ यही से हम लोग मान लेते हैं यहाँ एक इकाई में 1 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में और फिर यहीं 2 ही घंटे में उतना में से ही तापमान मान लेते हैं यहाँ पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग 100 डिग्री मान लेते हैं, है ना। अब ऐसा कोई भी वस्तु में संभव नहीं हो सकता कि यहाँ पर तापमान सेम रहे, मतलब यहाँ पे समय तो सेम रहे, मान लेते हैं 2 ही घंटा लगा और 2 ही घंटा में कोई भी वस्तु का कोई भी तापमान हो सकता है। यहाँ पर दे दिया गया है कि मान लेते हैं यहीं से मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी वस्तु के लिए संभव नहीं है कि यहाँ पर समय निश्चित हो जाए और यहाँ पर तापमान में वृद्धि होते रहे या फिर कमी होते रहे, इस प्रकार से संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर यह आलेख संभव नहीं है। किसी निश्चित समय के लिए कोई भी वस्तु ही मान लीजिए उसका तापमान में वृद्धि और गिरावट नहीं हो सकता। जब भी वृद्धि और गिरावट होगा ना तो समय लेगा ही लेगा। किसी भी वस्तु का यदि मान लेते हैं यहाँ पर तापमान बढ़ाकर ही दिखाया गया है, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु रहेगा, यदि उसके तापमान में वृद्धि होगा तो 100% है कि वो समय लेगा ही लेगा। बिना समय लिए तापमान में वृद्धि नहीं हो सकता है ना। अचानक से किसी का तापमान नहीं बढ़ सकता कि यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाया गया है तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर सेम समय की बात हो रहा है। उसी क्षण यहाँ पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से जब भी तापमान बढ़ेगा तो 100% है कि वो समय लेगा ही लेगा, कोई भी वस्तु रहे, है ना, समय लेगा तभी यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो सकता। यहाँ पर यह जो आलेख दे दिया गया है संभव नहीं है, ठीक है। इस आलेख में दे दिया गया है कि समय तो निरंतर बीत रहा है लेकिन यहाँ पे जो भी तापमान है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, 4 इकाई है, 4 इकाई तापमान है। और समय की बात करेंगे तो समय यहाँ पर बीत रहा है, तो यहाँ पर ये किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है कि समय बीतता रहे या फिर मान लेते हैं कोई वस्तु है उसे आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म करें और एक समान उसे यदि तापमान देंगे ना तो समय तो बीतेगा लेकिन उसका तापमान कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। जो निश्चित तापमान रहेगा उसी पर आप उसको कांस्टेंट कर सकते हैं। तो समय तो बीतता रहेगा लेकिन यहाँ पे तापमान में उसमें वृद्धि नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से स्थिति हो सकता है ना, समय बीतता रहे और यहाँ पे तापमान एक निश्चित ही रहे, ऐसा किसी भी वस्तु के लिए संभव हो सकता है। तो यह स्थिति संभव है। चलिए, तो यहाँ पर यह तीनों स्थितियाँ संभव है लेकिन यह वाली स्थिति संभव नहीं था, इसको हम लोग नोट कर देते हैं। चलिए, फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए लिख देते हैं, यहाँ पे संभव है। चलिए, और यदि हम लोग को कारण लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देते हैं कि समय, इसको हम लोग लिख देते हैं किस प्रकार से हो रहा है, समय तथा तापमान में निरंतर वृद्धि, ठीक है। ये यहाँ पे हो सकता है, समय भी बढ़े साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती रहे, यहाँ पे उसी के अनुपात में वृद्धि हो रहा है। चलिए, सेकेंड वाले प्रश्न को नोट करते हैं, मतलब सेकेंड वाला आलेख जो दे दिया गया है ये लिख देते हैं, ये संभव है। और यहाँ पे ये आलेख क्या कह रहा है लिख देते हैं, यहाँ पर समय में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे समय में तो वृद्धि हो रहा था, तथा तापमान में गिरावट लिख देते हैं, तथा तापमान में गिरावट, ठीक है। इस प्रकार से भी कोई राशि हो सकती है। चलिए, थर्ड वाले प्रश्न को नोट कर देते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पर यह संभव नहीं था, है ना। यह जो आलेख दे दिया गया थर्ड में, यह संभव लिख देते हैं, नहीं है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि समय निश्चित रहे
समय निश्चित तथा यहाँ पर दे दिया गया था तापमान में वृद्धि तथा ठीक है। यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है कि समय रुक जाए और तापमान में वृद्धि होती रहे, इस प्रकार संभव नहीं है। और यहाँ पर चौथे आलेख के लिए लिखते हैं, ये यहाँ पे संभव था, लिख देते हैं संभव है। इसका एक्सप्लेन करना रहेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं समय में वृद्धि हो रहा है, निरंतर वृद्धि हो रहा है समय में, तथा लिख देते हैं तापमान निश्चित रहे। ठीक है, ये यहाँ पर यह वाला कथन संभव है कि समय में वृद्धि होता रहे, तापमान निश्चित रहे, यह संभव है। लेकिन यहाँ पर यह संभव नहीं है कि समय निश्चित हो जाए और तापमान में वृद्धि होते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्नावली में कुल 7 ही प्रश्न था। इस प्रश्नावली में कुल 7 ही प्रश्न थे, 7 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।